तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन क्लॉज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा क्लॉज 49 के रिगार्डिंग। ठीक है, क्लॉज 49 क्या कहता है इसको थोड़ा समझते हैं। अब होता क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ल्ड वाइड भी इवॉल्व कर रहा था और इंडिया में भी इवॉल्व कर रहा था। तो इंडिया में अलग अलग जो रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो गया, ठीक है, फिक्की हो गया, सेबी हो गया, ये सारे लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते थे। इसी तरह से 1999 में क्या हुआ, सेबी जो मैं आपको बता रहा हूँ हर बार, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। सेबी ने कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता पर, ऑन द लीडरशिप ऑफ द कुमार मंगलम बिरला, और इस कमेटी का क्या नाम दे दिया, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो 1999 में इन 1999 सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी कॉल्ड एज द कुमार मंगलम बिरला कमेटी। और कुमार मंगलम बिरला कमेटी को काम दिया गया कि आप भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर हमें रिकमेंड करें, हमें बताएं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंडियन कॉर्पोरेट में हम स्ट्रॉन्ग करें। तो कमेटी ने अपना काम किया और कमेटी ने फाइनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सेबी को कुछ रिकमेंडेशंस दी कि कंपनी में ऐसा ऐसा होना चाहिए, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इतनी मीटिंग होनी चाहिए, कंपनी में इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, कंपनी में इतनी कमिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें इस कमेटी ने सेबी को बताई। तो सेबी ने क्या करा, लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 49 को इंट्रोड्यूस कर दिया। लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 49 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको थोड़ा समझते हैं, लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो क्या होता है, बेसिकली जो कंपनी है, कंपनी जब हम कहते हैं ये कंपनी लिस्टेड है, तो इसका क्या मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के जो शेयर्स होंगे उनकी क्या होगी, लिस्टिंग होगी, कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग होगी। यानी कि जो बीएसई और एनएसई का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाएगा। अब कंपनी अपने शेयर्स की क्या करवा देती है, लिस्टिंग करवा देती है, लिस्टिंग करवा देती है। जब आप किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपके बीच में भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपको स्कूल इतने बजे आना है या कॉलेज इतने बजे आना है, ये क्लासेस आपको अटेंड करनी है, इस टाइम पर आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आप फ़ीस पे नहीं करते तो क्या होगा, अगर मिनिमम अटेंडेंस आपकी नहीं होती तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके बीच में होती हैं। इसी तरह से जब एक कंपनी अपने शेयर्स की लिस्टिंग करवाती है मार्केट में, बीएसई और एनएसई में, तो इनके बीच में भी एक एग्रीमेंट बनता है। इस एग्रीमेंट को हम नाम देते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो हुआ क्या था कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो एनएसई में लिस्टेड थी, उनके पास जो लिस्टिंग एग्रीमेंट था, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट को समझ लो। लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जो स्टॉक एक्सचेंज, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में एग्जीक्यूट होता है। सेबी ने क्या बोला, सेबी ने बोला कि जब भी कंपनी लिस्टिंग एग्रीमेंट में एंटर्ड होती है तो उस लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 49 को भी ऐड कर दिया गया। यानी कि मान लो लिस्टिंग एग्रीमेंट में ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ कंडीशंस लिखी हैं। सेबी ने क्या करा, 1999 में ये कमेटी बनाई थी और 2000 में सेबी ने क्या करा, सन 2000 में सेबी ने इस एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 49 भी ऐड करवा दिया। क्लॉज नंबर 49 ऐड करवाने का क्या मतलब हुआ कि अब अभी तक जो कंडीशंस थे लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर वो तो रहेंगी, इसके अलावा क्लॉज नंबर 49 भी ऐड हो गया, मतलब इसके अंदर कुछ और कंडीशंस यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो इस लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 49 ऐड कर दिया गया। ठीक है, और क्लॉज नंबर 49 ऐड होने पर कुछ और कंडीशंस आ गई। अब उस क्लॉज नंबर 49 में क्या लिखा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस लिखी होंगी, और ये कंडीशंस किसने रिकमेंड करी थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने रिकमेंड करी थी। तो अब क्लॉज नंबर 49 की स्टोरी आपको समझ आई होगी। तो आपको सिंपली लिखना है 1999 में सेबी ने एक कमेटी बनाई थी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, सेबी को, और उस रिकमेंडेशंस को सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट में एज ए क्लॉज नंबर 49 इंट्रोड्यूस करवा दिया इन द ईयर 2000। अगेन फिर क्या होता है 2004 में फिर क्या होता है जी,
2004 में अगेन सेबी ने क्या करा, नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति कमेटी बनाई, अगेन एक और कमेटी बनाई, और उस कमेटी के बेसिस पर क्लॉज नंबर 49 में अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ बदलाव करना। तो अभी तक हमने क्या कहानी समझी, हमने ये देखा कि 1999 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उस रिकमेंडेशंस को इन द ईयर 2000 सेबी ने क्लॉज नंबर 49 के तौर पे लिस्टिंग एग्रीमेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया था। क्लॉज नंबर 49 में जो कंडीशंस लिखी हुई थी उसमें कुछ बदलाव सेबी चाहता था, तो इसके रिगार्डिंग सेबी ने 2004 में एक और कमेटी बनाई जिसको नाम दिया NR नारायण मूर्ति कमेटी, और इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसके बेसिस में क्लॉज नंबर 49 में कुछ बदलाव किए गए। कैसे बदलाव किए गए, मान लो कि भाई पहले कहा गया कि साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इतनी मीटिंग होनी चाहिए, तो अब उस मीटिंग को बढ़ा घटा दिया गया होगा। कोरम कितना होना चाहिए, कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोग आएँ कि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो कोरम की रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस किए होंगे। तो इस तरह के अमेंडमेंट्स यहाँ पर ये लोग क्लॉज नंबर 49 में लेकर के आए। अब अगर आप देखेंगे क्लॉज नंबर 49 को, तो ये बहुत बड़ा क्लॉज है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर सेबी ने रखी हुई है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे, ये है आपका क्लॉज नंबर 49 ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अप्रॉक्सीमेटली 17 पेजेस का है। तो इसमें से मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं आंसर राइटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज 49 हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 17 पेजेस का ये रहेगा। इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर लिए हैं और इन्हीं को लिख करके एग्जाम में हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्लॉज नंबर 49 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग कुछ बातें रिकमेंड की गई थी नारायण मूर्ति कमेटी के द्वारा और कुमार मंगलम बिरला कमेटी के द्वारा। इन्होंने क्या बोला, जो कंपनी के अंदर बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी तक आपको अच्छे से पता लग चुका होगा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डायरेक्टर्स क्या है। डायरेक्टर्स मीन्स द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ठीक है। और बोर्ड का क्या मतलब है, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स इज कॉल्ड द बोर्ड। The board of directors of the company shall have optimum combination of the executive and the non-executive director। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो डे टू डे बेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के अंदर, मतलब जो डेली बेसिस में कंपनी में आएंगे, एज एन एम्प्लॉय कंपनी में आएंगे, उनको कंपनी की तरफ से तनख्वाह दी जाती है, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ये केवल बोर्ड मीटिंग को अटेंड करते हैं या रिस्पेक्टिव कमिटीज़ की मीटिंग को अटेंड करते हैं जहाँ पर ये मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रिकमेंडेशन क्या थी क्लॉज नंबर 49 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में इस तरह की कोई भी बातें यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं करती। क्लॉज नंबर 49 के बाद तो काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे क्लॉज नंबर 49 कब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, 2004 में, उससे पहले 1999 में। उसके बाद तो काफ़ी सारे चेंजेस कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आउटडेटेड एक तरीके से हो चुका है। आज की डेट में इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी लेकिन वो चेंजेस, उनके अंदर चेंजेस काफ़ी सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो वो रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस के अंदर आ चुके हैं, जैसे भी LODR रेगुलेशंस में अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंसेस की बातों को बढ़ते हैं। तो ये आउटडेटेड एक तरीके से हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों के सिलेबस में तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल हैव द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला, पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर कम से कम 50% आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब 50% आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या मतलब हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, जिनको कंपनी से खर्चा पानी नहीं मिलता, जो कंपनी के जो कंपनी में जिन लोगों ने शेयर्स नहीं खरीदे होते एक लिमिट के ऊपर, ठीक है, जो कंपनी, जिन्होंने कंपनी से लोन नहीं लिया होता, जिन्होंने कंपनी के बिहाफ में कोई गारंटी नहीं दी होती, ऐसे लोगों को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो जब कंपनी में इंडिपेंडेंट लोग होंगे, उन्हीं के होने से तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। नहीं तो बाकी लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉड कर रहे हैं, उनके फ्रॉड को कौन हाईलाइट कर पाएगा, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे बोर्ड में, उतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्लॉज नंबर 49 में क्या बोला गया कि जो बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल आपको दे रखा है, अगर ABCDEFGH 8 डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर है, तो कम से कम 50%, यानी कि कम से कम 4 डायरेक्टर्स आपके क्या होने चाहिए, कम से कम 4 डायरेक्टर्स आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये क्लॉज नंबर 49 में फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखो, दूसरा पॉइंट कहता है
दूसरा पॉइंट में लिखा है, द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एंड इन केस ही इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखो इसने क्या बोला, अगर चेयरपर्सन है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अगर जो चेयरपर्सन जो है कंपनी में, जो चेयरपर्सन होगा, मतलब होता क्या है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनमें से एक बंदा क्या होगा, ये बोर्ड है, ठीक है, आपका ABCDEFGH, ये 8 डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं, ठीक है, इनमें से एक क्या होगा, एक होगा आपका चेयरपर्सन, ठीक है, जो चेयरपर्सन क्या करता है, मीटिंग को लीड करता है। तो ये जो चेयरपर्सन है, या तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, दोनों में से एक ही सिचुएशन हो सकती है ना, या तो एग्जीक्यूटिव होगा या नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देखो क्या कह रहे हैं, अगर चेयरपर्सन यानी कि ये जो बंदा है, अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पहले इस वाली सिचुएशन को लेकर के चलते हैं, तो कह रहा है 1/3 ऑफ द बोर्ड, 1/3 ऑफ द बोर्ड, 3 में से कम एक बंदा, यानी कि 1/3 का मतलब ये हो गया ना, 3 में से कम एक बंदा में, यानी कि बोर्ड में 3 में से कम एक कंप्राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, अगर जो चेयरपर्सन ए है, अच्छा ए को यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर EFGH को मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, तो EFGH क्या हो गए आपके, EFGH आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। अब देखो यहाँ पे भी EFGH आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैंने येलो से क्यों हाईलाइट कर रखा है उसका आंसर मैं अभी दूंगा। अब ये ABCD, अगेन मैं एग्जाम्पल को लेकर के चल रहा हूँ, अगर चेयरपर्सन आपका ए है, ए मतलब क्या हो गया आपका, चेयरपर्सन ए है, ए का मतलब क्या हो गया आपका, ए का मतलब हो गया आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर, मैंने थोड़े एग्जांपल को यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर चेयरपर्सन आपका ई है, अच्छा ई मुझे बताओ ई कौन है, ई आपका एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, मेरे एग्जांपल में क्या चल रहा है, ई जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो वो कह रहे हैं अगर आपका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, वो कह रहा है 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बोर्ड में कितने हैं, 8, इसका 1/3 हो जाएगा 2.66, राउंड ऑफ कर देंगे 3, यानी कि कम से कम 3 आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अच्छा इंडिपेंडेंट आपके नॉन एग्जीक्यूटिव में से ही तो बनेंगे, तो ये मैंने FGH यहाँ पर येलो से जो हाईलाइट कर दिए, ये हो गए आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर जो चेयरपर्सन है वो ए है, ए कौन है जी यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो फिर कहते हैं कम हाफ, यानी कि अच्छा मुझे बताओ 1/3 और हाफ में कौन ज़्यादा है, कौन सा बड़ा है, मैं कह रहा हूँ हाफ में और 1/3 में कौन बड़ा है, तो हाफ बड़ा है ना, ये 50% एक तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव होने का मतलब क्या है कि कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाले डे टू डे बेसिस में कंपनी में आते हैं। तो अब लॉ क्या चाहेगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाने वाली टीम है वो क्या चाहेगी, कमेटी क्या चाहेगी कि अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी में, अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि 50% यानी कि हाफ आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो अगर चेयरपर्सन आपका ए है, ए का मतलब क्या हो गया आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में हाफ यानी कि 8 का अगर हाफ निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4 आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट में अब हम एंटर करते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं डायरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा था। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर होता है जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, किसी बैंक ने या गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट कर रखा है, वो उनके बिहाफ में अपॉइंट होता है। ठीक है, क्यों अपॉइंट करते हूँ मैं पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ वहाँ पर, कि मान लो बैंक ने किसी कंपनी को लोन दे रखा है, तो अब बैंक चाहेगा कि भाई मेरे लोन को ये ठीक से यूज़ करें और टाइम टू टाइम मुझे इंटरेस्ट पे करें, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना करें, मेरा जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बने। तो इस वजह से बैंक्स क्या करते हैं, अपने एक पर्सन को कंपनी में कहते हैं कि आपके बोर्ड में हमारा एक बंदा क्या होगा, डायरेक्टर होगा। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी बैंक ने अपॉइंट कर रखा है, विच हैज इन्वेस्टेड और लैंड टू द कंपनी, लैंड मतलब लोन दे रखा है कंपनी को, शेल बी डीम्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये तीसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में हम नॉमिनी डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लेंगे। तो नॉर्मली मैंने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूरा एक कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। अदरवाइज इन्होंने कहा कि जो नॉमिनी डायरेक्टर भी है वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं ऑल फीस कंपनसेशन इफ एनी पेड टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मैंने आपको बताया था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी में डे टू डे बेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बोर्ड मीटिंग में आते हैं, ये कमिटीज़ की मीटिंग में आते हैं और उनको कंपनी की तरफ से सीटिंग फीस दी जाती है। 1 लाख रुपए दे दिया या 50,000 रुपये दे दिया पर सीटिंग, मतलब पर मीटिंग के रिगार्डिंग सीटिंग फी।
वो कह रहे हैं अगर कोई फीस आप दे रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड है वो फिक्स करेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कितनी फीस दी जाए, एंड शैल रिक्वायर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। और अल्टीमेटली मैंने क्या बोला था, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी के बिहाफ में, और कंपनी में पैसा किसी ने लगा रखा है, शेयर होल्डर्स ने। नाउ जहाँ पे डे टू डे बेसिस के डिसीजन मेकिंग की बात होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने से ले लेते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि कुछ बातें हैं जो आपको शेयर होल्डर से पूछनी पड़ेंगी। उनमें से एक बात ये वाली है कि भाई हम कितना रेम्यूनरेशन या कितनी रेम्यूनरेशन नहीं बोलूँगा, फीस और कंपनसेशन दें हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो ये शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में पूछ लिया जाता है। तो शेयर होल्डर की मीटिंग हम करवाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग। अब ये एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है जो साल में एक बार होती है, और इसके अलावा अगर कोई मीटिंग होती है तो हम उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या शॉर्ट में हम दोनों ही मीटिंग्स को कह देते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग, ठीक है। द शेयर होल्डर का जो रेजोल्यूशन शेल स्पेसिफाई, तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, 5th पॉइंट, द बोर्ड शेल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर। साल में कम से कम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एंड द मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 3 मंथ्स बिटवीन एनी 2 मीटिंग। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर ये 1 साल का टाइम पीरियड है तो इस पूरे साल में कम से कम 4 मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए। कम से कम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, 4 मीटिंग्स होनी चाहिए, और 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, या 3 महीने का ही मैक्सिमम गैप हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपको 3 महीने के बाद तो मिलना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ये मैंने 5th पॉइंट आपको बता दिया। उसके बाद अच्छा, ये लैंग्वेज ठीक से याद रखना, वो क्या कह रहे हैं, साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए, और 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 2 लगातार जो मीटिंग हो रही हैं उनके बीच में 3 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। आप ये मतलब लिखना 3 महीने का गैप होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 15 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 50 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कहता है अ डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज़। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो कंपनी है, कंपनी के इधर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हैं शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मान लो ABCDEFGH, ये डायरेक्टर्स हैं आपके। अब बोर्ड जो है, बोर्ड के अलग अलग काम होते हैं। बोर्ड कह रहा है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग काम हम दे देते हैं G को, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टर HR, ठीक है ना। फाइनेंस के रिगार्डिंग हम काम दे देते हैं D को, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है ना। R&D के रिगार्डिंग हम काम दे देते हैं B को, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्टर R&D, ओके। तो ये फिर हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग कमिटीज़ बना देते हैं, है ना, कमेटी बना देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट में कुछ कमिटीज़ का होना मैंडेटरी है। ऑडिट कमेटी हो गया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी होगी, ठीक है ना, नॉमिनेशन एंड रेमिशन कमेटी हो गई। तो इन कमेटी में तो ये क्या कह रहे हैं, पॉइंट क्या है, कह रहा है कोई भी डायरेक्टर, चाहे वो A है, B है, C है, D है, E है, F G H, कोई सा भी डायरेक्टर शेल नॉट बी ए मेंबर इन मोर देन 10 कमिटीज़। आप 10 से अधिक कमिटीज़ में मेंबर नहीं हो सकते, या फिर आप चेयरपर्सन नहीं हो सकते इन मोर देन 5 कमिटीज़ अक्रॉस ऑल कंपनीज। आप चाहे कितनी, जैसे मान लो ये E है, E यहाँ पर ऑडिट कमेटी में मेंबर है, हमारी कंपनी की ऑडिट कमेटी में E मेंबर है, ठीक है। ऐसे ही ये ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, अलग अलग कितनी कंपनीज की कमेटी में मेंबर हो सकता है, तो वो कह रहे हैं 10 कमिटीज़ में आप मेंबर हो सकते हैं। यानी कि चाहे वो कमेटी 10 कमेटी टोटल हमारी ही कंपनी के अंदर हो, या वो अक्रॉस द कंपनीज में हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक डायरेक्टर अलग अलग कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। और अगर जहाँ तक चेयरपर्सनशिप की बात आए तो उसमें आप 5 से अधिक कमिटीज़ में नहीं हो सकते। मेंबर्स की बात, मेंबर्स का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर, मेंबर्स का मतलब हो गया, मान लो ये ऑडिट कमेटी है, ठीक है। ऑडिट कमेटी को एक कन्वीन करेगा ना मीटिंग को, एक बॉस होता है ना वहाँ पे जो उस मीटिंग को कन्वीन करता है, तो ये हो जाए चेयरपर्सन, और जो बाकी के बैठे हुए हैं ये हो गए मेंबर्स। तो आप मैक्सिमम 10 से अधिक कमिटीज़ में मेंबर नहीं हो सकते, और 5 से अधिक कमिटीज़ में आप चेयरपर्सन नहीं हो सकते। सिंपल सी बात यह है। 7th पॉइंट कहता है द बोर्ड शेल पीरियोडिकली रिव्यू द कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू द कंपनी, ठीक है। तो ये अलग क्लॉज नंबर 49 में एक ये बात भी लिखी गई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें अलग अलग कंप्लायंसेस को देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, ठीक है। अब इस मीटिंग में ये क्या बुलाएंगे, कंपनी के CS को बुलाएंगे, CS से पूछेंगे कि हाँ बताओ इस क्वार्टर में, इस पर्टिकुलर क्वार्टर यानी कि 3 महीने का जो टाइम पीरियड है, इसमें कंपनी में कौन कौन से कंप्लायंसेस एप्लीकेबल थे, क्या आपने उन कंप्लायंसेस को किया या नहीं किया। अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसके बारे में हमें रीज़न बताओ। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई अगर आपके कंपोजिशन ठीक नहीं है, आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए, तो स्टॉक मार्केट से क्या होता है, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है।
अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा हमें कि साहब हमारी कंपनी में पेनल्टी लग गई थी, से फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये की पेनल्टी लग गई, ठीक है। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा 25,000 रुपये की पेनल्टी क्यों लगी, हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है, और उनको फिल करने की रिक्वायरमेंट अभी कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो वही बात यहाँ पर ये रिएट्रिएट कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है द बोर्ड शेल पीरियोडिकली मतलब वो क्वार्टरली हो सकता है, वो आपका 2 महीने में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, जैसे भी आपकी मीटिंग शेड्यूल्ड है। द बोर्ड शेल पीरियोडिकली रिव्यू द कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ ऑल लॉस एप्लीकेबल टू द कंपनी। 8th पॉइंट देखो, द बोर्ड शेल ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि किस तरह से काम करना चाहिए। तो जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको बताना पड़ेगा कि जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड में आपके ABCDEFGH ये सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं। अब एक कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करके हम लोग आएंगे, हम लोग यानी कि बोर्ड के सामने टॉप मैनेजमेंट एक कोड ऑफ कंडक्ट लेकर के आएगा कि डायरेक्टर्स का काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, डायरेक्टर फाइनेंस का क्या काम है, डायरेक्टर HR का क्या काम है, डायरेक्टर ER&D का क्या काम है, डायरेक्टर पावर का क्या काम है, ठीक है, CEO का क्या काम है, CFO का क्या काम है, CRO का क्या काम है। ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होने चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट है एज पर क्लॉज नंबर 49। आगे अगर हम क्लॉज नंबर 49 की रिगार्डिंग कुछ और बातों को यहाँ पे लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। तो मैंने अगेन आपको बताया कि जब भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो बोर्ड मीटिंग में हम लोग इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। तो ये क्लॉज नंबर 49 ने हमें बताया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखनी चाहिए। आपको एनुअल बजट रखना चाहिए। एनुअल बजट मान लो, जैसा मान लो कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। अब हमने क्या करते हैं, मई में एक मीटिंग करवा दी, या अप्रैल छोड़ो, हमने फरवरी में एक मीटिंग करवाई और फरवरी में हमने लिख दिया कि साहब फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 का ये फाइनेंशियल ईयर है। तो इसके रिगार्डिंग हमें एक बजट तैयार करना है, ठीक है। तो बजट तैयार करके हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखेंगे कि इस साल के लिए एक बजट है, तो ये हमें यहाँ पे मीटिंग में रखना पड़ेगा, फिर ये बजट को पास करेंगे, ठीक है। दूसरा है क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स का क्या मतलब हो गया कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ठीक है, Q3 हो गया, Q4 हो गया, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप अभी देखेंगे किसी भी कंपनी का, उनका Q4 का रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है, Q4 का प्लस एनुअल रिजल्ट, दोनों रिजल्ट्स उनके आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो रिजल्ट आपको जो यहाँ पे देखेंगे गूगल वगैरह में दिख जाएंगे, यानी कि BSc की साइड में दिख जाएगा, कंपनी की वेबसाइट में आपको दिख जाएंगे। तो वो रिजल्ट कौन पास करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स का मतलब क्या होता है, मिनट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, कि जो भी मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो भी बातचीत हुई उसको मिनटाइज करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द सीनियर ऑफिसर। जो हमारी कंपनी में सीनियर ऑफिसर्स आए हैं उसके रिगार्डिंग में, जैसे CFO हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, इसके रिगार्डिंग हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। शो कॉज नोटिस अगर कुछ आ रखा है, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या GST डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया, कोई डिमांड आ गई GST डिपार्टमेंट से, कोई प्रोसिक्यूशन नोटिस आ गया, मान लो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से आ गया, CBI वगैरह कहीं से आ गया, पेनल्टी नोटिस आ गए स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह से, RBI से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है बोर्ड को, उन्हें बताना पड़ता है कि साहब इस बार ये शो कॉज नोटिस आया है, इसके पीछे क्या रीज़न थे। फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट्स, कई बार क्या होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उस एक्सीडेंट्स के बारे में भी हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना चाहिए, फिर वो उस अकॉर्डिंग कंपनसेशन वगैरह अप्रूव करते हैं, ठीक है ना। एनी मटेरियल डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू एंड बाय द कंपनी और सब्सटेंशियल नॉन पेमेंट ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब भी मीटिंग होती है तो ये कहते हैं कि अच्छा बताओ आपने कितने का सेल कर दिया था, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सेल्स डिपार्टमेंट से पूछेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछेगा कि आपने कितने की ऑर्डर बुक इस बार एग्जीक्यूट करी, कितने का आपने सेल किया, और कस्टमर जो है कस्टमर से कितना अमाउंट आ चुका है, कितना ऐसा अमाउंट है जो कभी नहीं आने वाला, यानी कि जो बैड डेट हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारे डेटर्स कितने हैं, गुड डेटर्स कितने हैं, बैड डेटर्स कितने हैं, कितने के लिए हम प्रोविजन बनाने की सोच रहे हैं, कितने के लिए हम ऑलरेडी प्रोविजंस बना चुके हैं, ठीक है ना, कितनों को हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ एनी ज्वाइंट वेंचर, अगर हम कोई ज्वाइंट वेंचर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है,
तो जॉइंट वेंचर होता है, जैसे मान लो कि BHEL और कोल इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग, जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ती है कि जॉइंट वेंचर हम क्यों कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर में जो शेयर का शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है ना, शेयर किस प्रोपोर्शनेट में बांटे जाएंगे वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना चाहिए। वोटिंग राइट हमारे कितने होंगे, मतलब अगर मान लो दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही, जॉइंट वेंचर कर रही है, मर्ज नहीं हो रही, जॉइंट वेंचर कर रही है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो उनको यानी कि जो दूसरी कंपनी है जैसे BHEL और कोल इंडिया लिमिटेड का आपस में जॉइंट वेंचर हो रहा है से फॉर एग्जांपल, तो BHEL को उससे क्या फ़ायदा होगा, कोल इंडिया लिमिटेड को क्या फ़ायदा है, ये आप बात बताएंगे BHEL के बोर्ड को। कोल इंडिया लिमिटेड वाले जो ऑफिसर्स होंगे वो अपने कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड को बताएंगे। तो इस तरह से आपको बताना पड़ता है। ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल पेमेंट्स टुवर्ड्स द गुडविल, ब्रांड इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको कोई पेटेंट खरीदना है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पेमेंट करी होगी, तो ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी आप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये टाइम टू टाइम अपने जो जेनरिक इनकी मेडिसिन होती हैं उनका ये पेटेंट करवाते हैं। तो जब ये पेटेंट करवाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको बोर्ड के सामने रखनी चाहिए कि हमारे कितने पेटेंट्स हैं, कितनी पेटेंट एप्लीकेशन हमने लगा रखी है, कितनी पेटेंट एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो चुकी हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें। सिग्निफिकेंट लेबर प्रॉब्लम्स, कई बार जो लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं, स्ट्राइक्स होता है कंपनी में, ठीक है, उससे हमारी अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ती रहती है, और कई बार तो जो स्ट्राइक होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के एसेट्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देना, ठीक है, मारपीट करना, तोड़फोड़ कर देना। तो जो सिग्निफिकेंट लेबर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को रन करने की इसकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉज नंबर 49। थैंक यू सो मच।